तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वर्क ट्रांसफ़र अलग अलग प्रोसेस के लिए बात करने वाले हैं। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, क्या ज़रूरत पड़ गया कि हम लोग को अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र निकालना पड़ रहा है, एक बार हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्या है प्रोसेस के बारे में हमने देखा और हमने अभी बेसिकली 5 टाइप के प्रोसेस देखा है हमने। अब ये बताइए कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि हम लोग को अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर निकालने का जरूरत क्यों पड़ा। हम लोग हर प्रोसेस के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सभी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सपोज ये आपका स्टेट 1 है और ये आपका स्टेट 2 है और स्टेट 1 से 2 तक आपके कुछ प्रोसेस हो रहे हैं। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो मान लीजिए कि सपोज 1 से 2 तक एक आपका जो प्रोसेस हुआ वो आपका एक ए पाथ फॉलो करके गया। 1 से 2 तक जो आपका दूसरा प्रोसेस गया है ये मान लीजिए आपका पाथ बी फॉलो करके गया है। 1 से 2 तक जो तीसरा पाथ फॉलो करके गया है ये मान लीजिए कि आपका सी पाथ फॉलो कर गया है। मतलब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको जो इसमें चेंजेस दिख रहा है 1 से 2 की तरफ जो मूव कर रहा है तो पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें देखिए कोई मुझसे ये पूछे क्या कि जो मेरा चेंज इन प्रेशर होता है, अगर मेरा चेंज इन प्रेशर पाथ ए के लिए अगर बोलेगा तो कितना होगा। अगर मैं बात करता हूं इसमें कि मान लीजिए सपोज ये मेरा जो चेंज इन प्रेशर है, ये अगर चेंज इन प्रेशर अगर कोई मुझसे पूछा कि पाथ ए के लिए मतलब 1A2 अगर मैं आता हूं तो इसमें हमारा को क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा क्या P2 माइनस P1, यही होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि जो चेंज इन प्रेशर है 1B2 के लिए कितना मिलेगा तो क्या बोलेंगे, जो हमारे पास चेंज इन प्रेशर है 1B2 तो 1B2 के लिए हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा P2 माइनस P1। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर कोई मुझसे बोले कि चेंज इन प्रेशर कितना होगा पाथ सी के लिए तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 1C2। तो इसके लिए भी हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा P2 माइनस P1। ठीक है, मतलब आपका कोई भी पाथ फॉलो करे और ये चाहे मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना हो तो भी ये चीज़ होने वाला है। अगर इसी चीज़ के लिए मान लीजिए मैं चेंज इन वॉल्यूम भी निकालना चाहूँ तो 1A2 डेट इज इक्वल टू, तीनों आपके इक्वल आएंगे, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ व्हाट 1B2 डेट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ व्हाट 1C2। मतलब आपका पाथ अलग अलग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, और जितने भी प्रॉपर्टीज है हमारी क्या निकल कर आई थी, पॉइंट फंक्शन निकल कर आई थी। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे प्रॉपर्टीज के लिए तो ये सब हमारी ये सब क्या है, पूरी आपकी प्रॉपर्टीज है। मतलब इस पे आप बात करोगे तो ये भी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, टेम्परेचर, क्या क्या प्रेशर प्रॉपर्टीज होती है, प्रेशर, टेम्परेचर और बताइए वॉल्यूम, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो आपका P2 माइनस P1 सीधा सीधा क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल से बात हो रहा है। लेकिन हमने अभी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो हमारा वर्क ट्रांसफर है वो कैसा फंक्शन निकल कर आया था, पाथ फंक्शन। तो अगर पाथ फंक्शन निकल कर आया है इसका ये मतलब है कि अगर 1 से 2 तक का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक का जो 1A2 में जो पाथ है इसमें आपको वर्क ट्रांसफर बोलेगा तो वो अलग होगा। दूसरा चीज, अगर आपको वर्क ट्रांसफर बोले 1B2 के लिए तो वो आपका अलग होगा, वर्क ट्रांसफर 1C2 के लिए बोले तो भी आपका अलग होगा। मतलब यहाँ पर अगर देखिए हमने क्या है कि 5 तरीके के जो प्रोसेस देखे हैं, पांचों प्रोसेस 1 से 2 तक जाने के लिए सेम पाथ को फॉलो करेंगे कि अलग पाथ को फॉलो करेंगे। डेफिनेटली अगर आपका प्रोसेस अलग अलग है तो पाथ अलग अलग होगा, और पाथ अगर अलग अलग होगा तो इस कंडीशन पे अगर मैं बात करूं तो जो मेरा वर्क ट्रांसफर आया हुआ है कौन से पाथ के लिए, 1A2 that is not equal to work transfer of किसके लिए, 1B2 that is not equal to work transfer of what 1C2। मतलब कुल मिला के अगर आप ये कंक्लूजन देखो तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा पॉइंट फंक्शन होता है उसके लिए तो मुझे अलग अलग क्या है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाथ पे डिपेंडेंसी तो है नहीं। मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए आपका अगर सपोज मान लीजिए ये आपका एक तरीके का प्रोसेस है तो इसको मान लीजिए प्रोसेस फर्स्ट तरीके का है, सेकंड तरीके का है, थर्ड तरीके का है। तो अगर मैं तीनों टाइप के प्रोसेस के लिए बात करूं कि मेरी चेंज इन प्रॉपर्टी क्या होगी तो हम लोग सीधा सीधा क्या लिख देंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल, कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क ट्रांसफर के लिए तो वर्क ट्रांसफर के लिए हर प्रोसेस का पाथ अलग अलग है।
तो क्या होगा, हर प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर भी अलग अलग होगा। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर निकालना पड़ेगा, और यही हमारी हेडिंग है, वर्क ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस। तो वेरियस प्रोसेस में अभी जो हमने 5 तरीके के प्रोसेस पढ़े हैं, उसमें जो हम लोग वर्क ट्रांसफर निकालेंगे डेफिनेटली वो अलग अलग आएगा, और जो वर्क ट्रांसफर अलग अलग आएगा तो फ्रेंड्स हमको उसी के बारे में बात करना है कि इसमें आपके क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने 5 तरीके के प्रोसेस हमने जो पढ़ रखे हैं, उसमें जो पहला प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, अगर हम लोग जो 5 तरीके का हमने प्रोसेस पढ़ रखा है, उसमें अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस की बात करूं तो वो कौन सा प्रोसेस था आपका, कोई भी आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट मान लीजिए कि हम लोग जो लेके चलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हमने ले रखा था, तो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए आपका एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम को फ्रेंड्स हमने आगे भी डिफाइन किया था पिछले वीडियो में। जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है उस पर क्या होता है, हम लोग ये स्टॉपर लगाए हैं, और स्टॉपर लगाने के बाद इस पिस्टन को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इस तरीके से ये पिस्टन जो है हमारा, इसको हमने कर दिया है फिक्स। अब आपका पिस्टन के अंदर मोशन तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है आपका, ये आपका बन गया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई हमसे पूछे कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो पहला चीज फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमने वर्क डन के लिए एक बेसिक फॉर्मूला निकाला हुआ है, पिछले वीडियो में हमने निकाला था, ठीक है। तो वर्क ट्रांसफर जो हमने निकाला हुआ था वो क्या था, वर्क ट्रांसफर। ये सभी जगह आपका यूज होने वाला है, जो मैं अभी वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वर्क ट्रांसफर, ठीक है। तो वर्क ट्रांसफर डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया हुआ था आपका, P इंटू डी, यही आया हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था, ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका वर्क ट्रांसफर है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था, अगर आपको याद हो, याद रखिएगा ये। तो पहला आपका जो था ये कहाँ एप्लीकेबल था, ये था आपका क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में, ठीक है, रिवर्सिबल बोलिए या क्वासी-स्टैटिक बोलिए। और दूसरा ये जो आपका था किसके लिए था, ये क्लोज सिस्टम के लिए। ये जो आपका सेकंड चीज एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। अब हम फ्रेंड्स क्या है, जितना भी वर्क डन निकालने वाले हैं वो सभी का सभी इसी फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड वर्क डन आया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका वर्क डन चेंज होता रहेगा। तो एक चीज तो तय है क्या, कि ये जो हम लोग वर्क ट्रांसफर निकाल रहे हैं उस सभी जगह हम लोग ये वाला अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये जो फार्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कहाँ पर आपका एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर ये चीजें एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये आपका क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस और क्लोज सिस्टम के लिए। तो अभी हम लोग देखिए आगे बात करते हैं, इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर अब हम लोग अप्लाई करते हैं इसको, किसको, वॉल्यूम कांस्टेंट जो है हमारा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या है, आपका कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम आपको क्या मिल गया, 0। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर आपको 0 मिल गया तो यहाँ पर अगर आप वर्क डन रखेंगे तो वर्क डन आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका वर्क डन है ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको टोटली दिख गया 0। मतलब इस केस में जो आपका वर्क ट्रांसफर है वो वर्क ट्रांसफर आपको क्या मिला हुआ है, ये वर्क ट्रांसफर मिला है 0। मतलब दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्या, कि कौन से प्रोसेस में हमारा वर्क डन 0 होता है। तो कौन सा प्रोसेस है, वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। आप सीधा सीधा फिजिकली समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये बताइए यहाँ पर पिस्टन के अंदर कुछ सिलेंडर के अंदर कोई पिस्टन का मोशन आपको दिख रहा है, ऐसा कोई भी मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर ये मोशन हो ही नहीं रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई वर्क का इंटरेक्शन होगा ही नहीं। अगर ये कंप्रेस होता तो वर्क देना पड़ता, हम लोग बात कर चुके हैं। अगर ये एक्सपांड होता तो ये वर्क हमें देता, लेकिन जब यहाँ पिस्टन के अंदर मोशन ही नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वर्क डन क्या दिखने वाला है, 0 दिखने वाला है। फ्रेंड्स दूसरा चीज हमने ये कंक्लूजन निकाला था क्या, कि पीवी डायग्राम का जो बीच का एरिया होता है वो हमको क्या शो करता है, पीवी डायग्राम जो होता है उसके बीच का एरिया क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है। तो अगर यहाँ पर ये अगर वर्क डन 0 दिखा रहा है तो मतलब अगर मैं पीवी डायग्राम में इस प्रोसेस को ड्रॉ करूं तो वो भी हमारा 0 शो होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा वर्क डन 0 है, अगर मैं इसको पीवी डायग्राम में प्लॉट करूंगा तो भी हमारा वर्क डन क्या दिखाएगा, 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये आपका वर्क डन 0 होता है कि नहीं होता है।
तो ये अगर मान लीजिए कि सपोज मैं पीवी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका प्रेशर है और ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो यहाँ पर ये बताइए कि कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन हमारा कैसा जाएगा। अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कैसा जा सकता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल जाएगा कि वर्टिकल जाएगा कि इंक्लाइंड जाएगा, कैसा लग रहा है आपको। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये लाइन आपको कैसी दिख रही है, देखिए इस पे अगर बात करते हैं इस प्रोसेस में मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए इसके हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये सीधा सीधा नाप के यहाँ पर जा रहा है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप देखिए इसके हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो इसको जब नीचे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब सीधा सीधा क्या है कि यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, बाकी तो ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन को शो कर रहा है। अगर आपको मान लीजिए कंफ्यूजन होता है तो आप सीधा सीधा ऐसे भी समझ कर याद रख सकते हैं क्या, जिसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो प्रॉपर्टी आपकी कांस्टेंट होती है। जैसे ये आपका प्रेशर के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर आपका इस लाइन पर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर ये आपकी लाइन वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है तो नो डाउट यहाँ पर आपका क्या है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन अगर मुझे खींचना हो तो कैसा आएगा, लाइन वर्टिकल आएगा। तो ये हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन खींच दिया। जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन खींचा तो डिपेंड करेगा लाइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो आपकी हीटिंग हो रही है कि कूलिंग हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 1 से 2 ले लीजिए, ठीक है, या आप 2 से 1 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, उससे कोई आपका वेरिएशन नहीं आएगा आंसर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं पीवी डायग्राम के बीच का एरिया हमारा क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है, और वो जो हमारा एरिया था वो एरिया हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया था, उसको हमने लिया हुआ था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर। तो ये आप क्या करोगे, इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करोगे। तो जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेके आए प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर आपको कुछ इसका एरिया दिख रहा है क्या, लाइन का कोई एरिया होता है, कोई भी एरिया नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका एरिया क्या निकल कर आया है, 0। मतलब इस प्रोसेस में अगर आप वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन आपको क्या निकल कर आएगा, ये आपको वर्क डन निकल कर आएगा 0। तो ये जो फ्रेंड्स मैंने बताया हुआ है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को लेके बताया हुआ है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन आया हुआ है। पहला जो कि कई बार फ्रिक्वेंटली कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि हमारा कौन से प्रोसेस के अंदर जो हमारा वर्क डन होता है वो आपका 0 होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा इस प्रोसेस के लिए जो वर्क ट्रांसफर हुआ है, ये वर्क ट्रांसफर जो हमारा है ये 0 निकल कर आया हुआ है, और ये जो 0 आया है कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये एप्लीकेबल, देखिए ये वाला कंडीशन तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 0 है तो कोई मैटर ही नहीं करता है। और पीवी डायग्राम में भी हम लोग देख चुके हैं क्या कि यहाँ पर जो आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन आई है वो कैसी आई हुई है, आपकी वर्टिकल आई हुई है। तो इसमें अगर हम लोग प्रोजेक्शन को शो करेंगे तो इस पे वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये हमारा पहला प्रोसेस था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा, सेकंड वाला हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ रखा है, जो हमारे पास सेकंड वाला प्रोसेस है वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, वो हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो हम लोग सेकंड हम लोग लेके चलते हैं, और ये जो हम लोग सेकंड कंसीडर लेके चलते हैं ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। ये जो आपका सेकंड है ये सेकंड आपको क्या बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को लेके अगर हम लोग कहानी देखें तो आपको क्या दिखेगा, देखते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स क्या है इसमें, अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमें निकालना है। तो इसका अगर देखेंगे तो प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसमें अगर मैं सिलेंडर पिस्टन का एग्जांपल ले लूँ, फिर से डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास सिलेंडर पिस्टन का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, ये जो आपका प्रोसेस है यहाँ पर आपको प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पिस्टन नो डाउट मूव करने के लिए क्या होगा, फ्री होगा। मतलब पिस्टन जो है आपका मूव कर सकता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप हीटिंग कर रहे हैं कि कूलिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ क्या कि अगर मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप हीटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप हीट करेंगे तो पिस्टन क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। मतलब इसमें क्या होगा, एक्सपांशन होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर को लेके, और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मान लीजिए आप कूलिंग करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंप्रेशन। ये आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
मैंने पहले भी वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया है, अभी भी एक बार मैं और आपसे डिस्कस कर लिया। प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पिस्टन क्या होगा, ऊपर भागेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो गया। ठीक इसका उल्टा ही है, अगर मान लीजिए आप इस पे कूलिंग करते हैं, कूलिंग करेंगे तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डाउन होने की कोशिश करेगा। तो जब डाउन होगा तो हमको प्रेशर तो कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा ताकि इस प्रेशर को क्या करे, वो बढ़ा सके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको प्रेशर को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर सकेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कांस्टेंट प्रेशर को लेके। तो कांस्टेंट प्रेशर में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि हमको वर्क ट्रांसफर निकालना है। तो फिर से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला निकल कर आया हुआ है अगेन, तो वर्क ट्रांसफर इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया हुआ है, P इंटू डी। ध्यान रखिएगा, ये बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और ये फार्मूला आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रहा था, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज़ ये प्रोसेस, ये आपका जो है रिवर्सिबल और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, और दूसरा हमारे पास किसके लिए अप्लाई हुआ था, ये आपका अप्लाई हुआ था क्लोज सिस्टम के लिए। ध्यान रखिएगा, सेकेंड जो आपका अप्लाई है ये आपका क्लोज सिस्टम के लिए है। अभी आपको क्या करना है यहाँ पर, ये आपको बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करें, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का साइन है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये आपका डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लीजिए कि सपोज एक्सपांड हो रहा है तो ये आपका पोजीशन 1 है, और पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ अगर शिफ्ट होता है तो ये आपका 1 से 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा P इंटू डी। अब आपको आगे क्या करना है, ये आपका जो है डेल डब्ल्यू इक्वल टू P इंटू डी का जो सिनारियो आया हुआ है, इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म्स क्या होगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल डब्ल्यू इक्वल टू, प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये आपका 1 से 2 आ गया, और ये आपका क्या आ गया, डी आ गया। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो ये आपका मिलेगा डेल डब्ल्यू इक्वल टू, ये तो आपका P यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो इसको सीधा सीधा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो V2 माइनस V1 निकल कर आ जाएगा। मतलब ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है, ये आपका कंडीशन किसके लिए आया हुआ है, ये आपका आया हुआ कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अब ये बताइए, ये जो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आया हुआ है ये आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। अगर मैं पर्टिकुलर इस केस के लिए बात करूँ तो ये आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, मतलब किस किस कंडीशन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और तो जब हम लोग इसको अप्लाई किए तो डेफिनेटली जब ये फार्मूला भी एप्लीकेबल होगा तो ये फार्मूला आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो पहला रिवर्सिबल या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड टर्म्स पे बात करें तो सेकंड टर्म्स में क्या एप्लीकेबल होगा, देखिए क्लोज सिस्टम के लिए है तो डेफिनेटली ये जो आपका फार्मूला है ये आपका कहाँ के लिए अप्लाई होगा, ये आपका अप्लाई होगा क्लोज सिस्टम के लिए। तो सेकंड कंडीशन हमारा ये, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। आगे अगर हम लोग अभी बात करें तो ये नेक्स्ट हमारा किसके लिए अप्लाई होगा, देखिए ये आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मतलब जहाँ पर प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा वहाँ पर हमारा ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ये जो हमारा कंडीशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछता है, और जब ये कंडीशन अप्लाई करने का बारी आता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को अंधाधुंध फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन होना आपका मस्ट है। ये जो आपका प्रोसेस निकल कर आ रहा था, ये कंडीशन जो है फ्रेंड्स इसको याद रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग फार्मूला जो है अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई, क्योंकि ये अभी हम लोग आगे जब यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का, जैसे यहाँ पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल के अलावा हम लोग जो इसका एप्लीकेशन पार्ट वाला सब्जेक्ट है, जैसे आपका RAC है, IC है, पावर प्लांट है, वहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी यूज़ होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वर्क डन या जैसा भी निकाल रहे हैं, इस कंडीशंस को आपको याद रखने हैं। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था। अभी मैं अगर इसके लिए पीवी डायग्राम की बात करूं, अभी हमने इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, तो अगर मैं इसके लिए पीवी डायग्राम की बात करूं तो जो हमारा वर्क डन निकल कर आया है थ्योरेटिकली, मतलब न्यूमेरिकल के थ्रू, हमारा ग्राफ से भी हमको यही वाला फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्राफ को लेके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम लोग सीधा सीधा पीवी डायग्राम के बीच में अगर बात करें तो ये देखिए मेरा ग्राफ है, और ये जो ग्राफ हम लोग खींच रहे किसके बीच में है, पीवी डायग्राम के बीच में। चलिए मैं यहाँ पर ग्राफ खींच देता हूँ,
ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर अगर मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर में ग्राफ अगर खींचना चाहूँ तो देखिए आपको क्या दिखेगा। ये मान लीजिए हमारे पास पीवी डायग्राम के बीच की बात चल रही है, तो पीवी डायग्राम में देखिए क्या होगा, ये इस पे आप कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमको ड्रॉ करना है। बताइए कि इस पे आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा आएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमें कैसा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है मैं बताया था जिसके परपेंडिकुलर लाइन होगी वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमने क्या किया है, नीचे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट करने के बाद ये हमने इसका एरिया निकाला, ठीक है। और जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो डेट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये मान लीजिए कि ये आपका V1 का पोजीशन है और ये आपका V2 का पोजीशन है। तो अगर हम लोग यहाँ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एरिया जो आपका आएगा क्या आएगा, यही आएगा। इसका जो एरिया है, एरिया क्या निकल कर आएगा, ये आप देखेंगे तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है P, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा P इंटू ये आपका dV, तो ये आपका आ गया क्या है V2 माइनस V1। तो यहाँ से आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं ग्राफ के लिए बात करूँ तो ग्राफ के अंदर आपको चीज़ें नॉर्मली दिख रही है, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो भी आपका कैलकुलेशन के थ्रू आ रहा है वही चीज़ आपको ग्राफ भी रिप्रेजेंट करने वाला है। तो हमारा जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को लेके जो मैंने बात किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लाइन आपका वर्टिकल था तो आपको एरिया 0 मिल गया था। यहाँ पर आपका कांस्टेंट प्रेशर में लाइन हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर कुछ एरिया मिला है। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारा सेकंड प्रोसेस था थर्ड प्रोसेस की तरफ, और जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है हमारा, अगर मैं बात करूँ तो थर्ड हमारा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो एक बार हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन क्या निकल कर आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो होता है इसमें देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो अगर हम लोग देखिए इस पे बात करें तो क्या होने वाला है, अगेन फिर से वही काम करना है हमको, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमको पता है क्या, P इंटू dV होता है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्क डन अगर हम लोग देखें तो ये आपको क्या मिलेगा, ये डेल W। तो डेल W इक्वल टू अगेन क्या कंडीशन हमारे पास आया है, P इंटू dV विथ इंटीग्रेशन। अगेन हम लोग इसका कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन फ्रेंड्स मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, एक तो आपको याद हो जाए और दूसरा चीज जब आपको कंक्लूजन लिखूँ तो वहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आपका जो कहाँ एप्लीकेबल होता है फिर से बता दो, एक तो हमारे पास होता है रिवर्सिबल प्रोसेस या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के लिए, और दूसरा हमारे पास ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ये हमारे पास होता है क्लोज सिस्टम के लिए। तो ये हमारे पास दो तरीके का जो चीज़ें हैं ये आपको डिफाइन है। अब हम लोग देखिए वर्क डन को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो हमारे पास वर्क डन मिला हुआ है, इस अगर मैं वर्क डन पे बात करूँ तो मुझे निकालना है क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल। अब ये बताइए कि वर्क डन निकालना है, पीवी का फॉर्मेट है, आपने को कहीं ना कहीं उसको टेम्परेचर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखिएगा हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसको समझना जरूरी है। ये अभी आपका पीवी है, तो कांस्टेंट प्रेशर जब बात कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर वाला टर्म्स मिल गया था। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे थे तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला तो वी वाला टर्म्स भी मिल गया था। यहाँ पर हमको चाहिए क्या, टेम्परेचर वाला टर्म्स। लेकिन अभी हमारे पास जो वर्क का फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं पी और वी का फॉर्मेट है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि ये जो हमारा पी वी वाला फॉर्मेट है इसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या करें, टी में कन्वर्ट करें। तो टी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कुछ इक्वेशन है क्या हमारे पास जहाँ पर पी और वी का रिलेशन पता हो और टी मतलब पी वी और टी के बीच में रिलेशन पता हो। तो ऐसा रिलेशन है, वो रिलेशन हमारे पास कौन सा है, आइडियल गैस इक्वेशन है। याद आया, ठीक है। वैसे भी आइडियल गैस इक्वेशन अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में आपको आइडियल गैस मिलेगा जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में अंदर घुस के पूरा आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हमको बात करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन,
तो आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या निकल कर आता है, ये आपका निकल कर आता है पी वी इक्वल टू क्या होता है, ये आपको होता है एम आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑलरेडी एम क्या है, आपका मास है, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। तो ये जो एम और आर वाला टर्म्स ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या, कि ये जो P इंटू वी वाला टर्म्स है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो पहला चीज, ये इक्वेशन आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है और इसके बारे में हम लोग और भी आगे बात करने वाले हैं। तो पहला, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए अगर आपसे पीवी के बीच में रिलेशन पूछता है तो ये आपको क्या दिखने वाला है, ये आपको दिखेगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ P इंटू डी वी है, तो यहाँ पर आप P की वैल्यू निकाल लीजिए। आप P की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा C बाई वी, यही चीज मिलेगा। तो क्या काम करते हैं, ये वाली वैल्यू को उठा के हम लोग वहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस वर्क डन को उठा के रख देते हैं। ये आपका ग्राफ जो था यहाँ पर, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका टर्म्स P की वैल्यू क्या हो जाएगी, C बाई वी। तो यहाँ पर अगर आप वर्क डन देखेंगे तो इंटीग्रेशन आपका देखो क्या हो जाएगा, 1 से 2 कोई भी आपका जो प्रोसेस है, P की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ये हम लोग रख सकते हैं C बाई वी इंटू डी वी। ये कहाँ से रखा है मैंने, यहाँ से रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो C वाला टर्म्स है, ये C टर्म्स आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को टर्म्स को तो बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है 1 से 2, और ये आपका C तो बाहर चले गया है, ये C बाहर हो गया है, और अंदर आपका क्या रह गया, डी वी बाई वी। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इसका क्या होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको टर्म्स है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। लॉग के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होती है, एक आपका होता है लॉग जहाँ पर बेस 10 होता है, और एक आपका लॉग होता है जहाँ पर बेस ई होता है। जब आप कैल्सी उठाएंगे तो आपको कैल्सी में दो तरीके की चीज़ें लॉग दिखेगी, एक तो आपका लॉग 10 वाला दिखेगा ये, और एक आपका दिखेगा ln वाला, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैल्सी में ये log 10 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कुछ, तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, और ये नेचुरल लॉग के साथ रखेंगे तो अलग आएगा। तो जो log e है यही, इसी को नेचुरल लॉग बोलते हैं हम लोग, जो log e है इसी को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो हमेशा नेचुरल लॉग आता है, ये वाला टर्म्स नहीं आएगा। मतलब जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग वाला टर्म्स यूज होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कहीं भी आपको ये वाला टर्म्स आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा इंटीग्रेशन के बाद ही क्या है, कैलकुलेशन जो है वो निकल कर आते हैं। और अगर हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर बात करते हैं तो ये आपका क्या निकल कर आता है, log e निकल कर आएगा, या आपका नेचुरल लॉग निकल कर आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा हम लोग आगे जहाँ भी यूज़ करने वाले हैं सब जगह हम लोग नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे। तो आइए यहाँ पर इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेल डब्ल्यू जो वर्क डन निकल कर आया हुआ है, ये आपका तो C तो ठीक है, ये डी वी बाई वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log v, और ये हम लोग कहाँ से लिखेंगे 1 से 2 तक। मतलब ये जो आपका log v डिफाइन है, ये आपका क्या है 1 से 2 तक का डिफाइन है। चलिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस कैलकुलेशन में देखिए क्या होगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा C, और ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और log A माइनस log B को क्या लिखते हैं हम लोग, log A बाई B। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा वर्क डन निकल कर आएगा, ये हमारे पास जो हमारा वर्क डन निकल कर आया हुआ है वो क्या निकल कर आएगा, ये आपका आएगा C इंटू ln ऑफ क्या होगा, ये आपका होगा V2 बाई V1। ठीक है, अब देखिए जो ये C की वैल्यू है, ये C कांस्टेंट है, और ये C की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, PV रख सकता हूँ। तो मान लीजिए कि सपोज ये जो आपका है इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका कैलकुलेशन है यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको फाइनली क्या दिखेगा, ये हमने वर्क डन लिखा हुआ है, तो ये हमने लिखा वर्क डन इक्वल टू C की वैल्यू हम क्या रखेंगे PV, तो ये हमने रख दिया PV, ये आपका आएगा ln ऑफ, ये आपका आएगा V2 बाई V1।
तो ये आपको जो निकल कर आया वर्क डन निकल कर आया। अब सुनिए, ये जो मैंने PV लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं ना, P1 V1 भी है और P2 V2 भी है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ PV को लेके, तो यहाँ पर P1 V1 रखना है कि P2 V2 रखना है, मतलब P कौन सा रखना है, V कौन सा रखना है। ठीक है, समझिए इसको। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये वाली टर्म्स अगर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ क्या, जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होते हैं इसको मैं P1 V1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ P2 V2। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट। मतलब अगर आप इस पे बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 दैट इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो आपका टर्म्स है PV वाला, आप यहाँ पर P1 V1 भी लिख सकते हो और P2 V2 भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर आप वर्क डन लिखना चाहते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहला P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1। दूसरा चीज और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू डेल W इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं P2 V2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ln ऑफ, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा V2 बाई V1। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न में लिखा जा सकता है। दूसरा चीज, यहाँ पर जो आपका V2 बाई V1 मिला हुआ है, तो यहाँ पर V2 बाई V1 को हम लोग P1 का भी फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्मेट है यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्मेट जो होगा, ये आपका V2 बाई V1 यहाँ से आप निकालिए तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप V2 बाई V1 अगर आप निकालते हो तो V2 बाई V1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा P1 बाई P2। तो मतलब अगर आप इस पे नेक्स्ट इक्वेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ, ये जो आपका है कैलकुलेशन वाला पार्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा, ये आपका यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ये आपको जो वर्क डन मिला हुआ है, वर्क डन इक्वल टू क्या मिलेगा, आप मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं तो P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1 जो है, V2 बाई V1 को हम लोग क्या लिखेंगे, P1 बाई P2। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसको, P1 बाई P2। तो एक आपका वर्क डन ये भी निकल कर आ गया। ठीक है, सब चीज़ सेम है। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन जो मिलेगा, ये जो मैंने ऑप्शन यहाँ फाइनली क्या क्या उथल पुथल मचा के लिखा हुआ है, आपको जो एग्जाम में ऑप्शन सेट करेगा वो कहीं ना कहीं आपको यहीं से आने वाला है। अब आप देखिए इसके साथ होगा क्या कि ये जो आपके कंडीशन आए हुए, जैसे आपका मान लीजिए V2 बाई V1 है, ये मान लीजिए आपका P1 बाई P2 है, तो ये जो आपके कंडीशंस आए हुए हैं ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं। मतलब ये जैसा आपका इक्वेशन आया हुआ है, ये आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। तो अगर हम लोग इस पर बात करें तो चलिए इस इक्वेशन को मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ज़्यादा सही है। पहला चीज़, पहला ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो पहला ये आपका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल या क्वासी स्टैटिक। तो पहला चीज़ क्या, ये प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल और हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वासी स्टैटिक। ठीक है, रिवर्सिबल और कैसा हो सकता है, क्वासी स्टैटिक। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये आपका कैसा सिस्टम बना हुआ है, क्लोज सिस्टम बना हुआ है। तो सेकंड जो आपका है ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोज सिस्टम। ठीक है, नो डाउट ये जो आपका जो फार्मूला यहीं से डेराइव हुआ है, तो ये कंडीशन तो आएगा ही। तीसरा बताइए, ये आपका जो है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए लगा हुआ है। तो थर्ड आप कंडीशन देख सकते हो क्या, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। और कुछ कंडीशन जो आपको दिख रहा हो, जो आपने अलग से इसमें यूज़ किया हो, ऐसा कोई कंडीशन आपको दिख रहा है कि और आपका कोई कंडीशन, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया हुआ है। ये जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया हुआ है, मतलब ये जो आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर एक एडिशनल टर्म्स क्या आया, आइडियल गैस। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने टर्म्स कंडीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। यहीं से आपसे क्या है, एग्ज़ाम में जब ऑप्शन सेट करता है तो वहाँ से उलट फिर करेगा। कैसे, यहाँ पर आपको ये लिख के दे देगा, तो ये आपका इसमें लगाइए चाहे इसमें लगाइए, एक ही बात है। अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बोथ,
यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, किसके लिए है? तो नो डाउट अभी हम लोग क्या है, ये थर्ड प्रोसेस जो चल रहा है जिसका हमने अभी तक वर्क डन निकाला हुआ है, और ये जो हमने वर्क डन निकाला हुआ है ये आपका किसके लिए निकल कर आया हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर के लिए, अब सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा जिसको लोग बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो मैंने V2/V1 लिखा है, V2 का मतलब कहीं ना कहीं सीधा सीधा है कि प्रोसेस आपका क्या है, फाइनल स्टेज वाला है, और V1 जो मैंने लिखा हुआ है कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेज वाला है। मतलब अगर मैं इस पे वॉल्यूम को लेके बात करूं तो ये आपका जो V2 है, V2 आपका फाइनल स्टेज वाला वॉल्यूम है, और जो आपका V1 है वो क्या है, आपका इनिशियल स्टेज वाला वॉल्यूम है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में V1/V2 दे दिया है और अगर आप वो टिक करके आ गए हैं तो याद रखिएगा ये वैल्यू आपकी टोटली गलत हो जाएगी। इस चीज़ का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग सिली मिस्टेक करते हैं। ये जो है इसको मैं अलग से आपको स्टार मार्क करके बता दे रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर ये धोखा नहीं करना है। ये जो आपका है V final/V इनिशियल है, अगर आप V initial/V final कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर मान लीजिए कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो फाइनल वॉल्यूम है मान लीजिए ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, ये जो आपका फाइनल वॉल्यूम है और वो आपका क्या है उधर इनिशियल वॉल्यूम है। तो अगर मान लीजिए कि सपोज मैं फाइनल वॉल्यूम को लेके बात करता हूँ तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो आपको क्या दिख रहा है। सपोज मान लीजिए ये अगर आप V2/V1 कर रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज आपका एग्जाम्पल है V1 = 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और जो आपको V2 दिया हुआ है ये मान लीजिए 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो जब आप इस पे वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा log 2। ये आपको जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, log 2। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, V1 आपको जो मिला हुआ है ये आपको मिला हुआ है 1 मीटर क्यूब, और जो V2 आपको मिला हुआ है मान लीजिए 2 मीटर क्यूब मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ln निकल कर आया हुआ है, ln क्या है, V2/V1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको log क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा log 2। log 2 मिलेगा, तो log 2 की वैल्यू जो भी आती है, अगर आपने मान लीजिए V1/V2 कर दिया तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप मान लीजिए log V1/V2 कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन मिलेगा log 1/2। अब आप इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो इसका आपको मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड है सेम मिलेगा, लेकिन इसका जो साइन है, अगर मान लो साइन ये पॉजिटिव आ रहा है, डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आपका क्या आएगा, साइन निगेटिव आएगा। अब वर्क डन में पॉजिटिव और निगेटिव साइन का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है, आपको ये चीज पता है। तो इसमें आपका क्या होगा, जो प्लस साइन यूज होता था वो किस लिए यूज होता था, सिस्टम हमको जो वर्क डन दे रहा है वहां पर प्लस यूज होता था, और माइनस साइन हम लोग क्यों यूज करते थे, जब हम लोग क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम करते थे। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इस कंडीशन पे जो आपका कंडीशन आया है log 2, तो प्लस और माइनस देखो कितना बड़ा चेंजेस कर देगा, कि आप ये सोच रहे होंगे कि आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मिस्टेक होता है इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका V final/V initial हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपसे प्रेशर के फॉर्मेट में पूछे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो P1 मतलब क्या है, इनिशियल प्रेशर हो गया, और अगर आपसे P2 बोलता है तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल प्रेशर हो गया। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको ये जो मैंने आपको थ्योरी अभी बताई है इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी का एक और फॉर्मेट में आपसे क्या होता है, फॉर्मूला पूछा हुआ है। सब देखिए एक ही जड़ से निकला हुआ चीज है, अगर आपको बेस जड़ क्लियर है तो आपको आगे के टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर P1 V1 लिखा है और ये हमारा आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल तो है ही। तो यहाँ पर जो PV = mRT हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा वर्क डन निकल कर आया हुआ है, वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं mRT1 लिख सकते हैं। P1 V1 = mRT1 और ln ऑफ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ln ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा V2/V1 या ln ऑफ P1/P2 आप लिख सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया। तो ये आपका जो कहानी था, इस तरीके से आपके फॉर्मूले क्या है चेंजेस होते रहते हैं।
तो अगर मैं फाइनली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फाइनली जो कंक्लूजन आया है उस बेसिस पे अगर देखें तो सब आपका फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है। लेकिन इस चीज को हम लोग फाइनली एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा वर्क डन आया हुआ है और उसमें आपको आइसोथर्मल वर्क डन के लिए कैसा फॉर्मूला आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पर एक फाइनली कंक्लूजन दे देता हूँ आइसोथर्मल वर्क डन के लिए। तो अगर हम लोग कंक्लूजन की तरफ मूव करें तो कंक्लूजन में अगर आप देखिए तो सबसे पहला क्या निकल कर आया हुआ है, याद होगा फॉर्मूला बताइए। डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखा था हमने, P1 V1 ln ऑफ V फाइनल बाई V इनिशियल, V2 बाई V1 लिखा था, मैं यहाँ V फाइनल बाई V इनिशियल लिख दे रहा हूँ। और हमने इसको फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड फार्मूला हमने शिफ्ट किया है P1 V1 ln ऑफ P इनिशियल बाई P फाइनल, यही लिखा हुआ है। और अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में शिफ्ट करें तो नेक्स्ट आपका वर्क डन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू क्या होता है MRT1, तो ये आपका MRT1 हो गया ln ऑफ कोई भी आप फॉर्मेट लिख सकते हैं, तो आपको बन गया V फाइनल बाई V इनिशियल। तो ये हमारे पास क्या है आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा मैं आपको बता चुका हूँ। क्या पहला तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम होगा, तीसरा आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और जो नेक्स्ट आपका होगा आइडियल गैस, इसमें हमने इक्वेशन यूज करके निकाला हुआ है। तो ये जो आपका इक्वेशन है किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये आपका होगा आइडियल गैस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर ये जो मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बात किया हुआ है, तो ये हमारा थर्ड प्रोसेस था जो कि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर को लेके था। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को लेके। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा है, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा वर्क ट्रांसफर निकालना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो एक चीज बताइए, वर्क जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर जीरो होता है क्या, जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क ट्रांसफर जीरो होता है क्या, नहीं होता है। क्या जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका नेक्स्ट हम लोग अगर प्रोसेस फोर्थ प्रोसेस है हमारा, और फोर्थ प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे पास जो फोर्थ प्रोसेस है ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो चलिए अब हम लोग इस पे हम लोग एक बार बात करते हैं। देखिए जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, फिर से हमें क्या करना है, वर्क डन ही निकालना है। तो पहले तो हम लोग वर्क डन का एक बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं। जनरलाइज फार्मूला क्या आया हुआ था, डेल डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी। ये आपका एक फार्मूला निकल कर आया हुआ है। किस प्रोसेस के लिए आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब देखिए इसके अंदर क्या कहानी चलने वाला है, ये कहाँ का एप्लीकेबल होगा, फिर से लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज ये आपका रिवर्सिबल बोलिए या क्वासी स्टैटिक बोलिए, ठीक है। और दूसरा चीज ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर अ क्लोज सिस्टम, मतलब ये जो आपका एप्लीकेबल है किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या करना है, वर्क ट्रांसफर निकालना है। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर जो वर्क ट्रांसफर है वो कहीं ना कहीं पीवी का फॉर्मेट है। तो अगर पीवी का फॉर्मेट है, पी और डीवी का जो भी फॉर्मेट है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पीवी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर निकालना चाह रहे हैं तो पीवी को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी के बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या, अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी हुआ है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं क्या, कि ये जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हमारा रिलेशन होता है क्या होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है इक्वेशन। यहाँ पर गामा क्या है, आपका एडियाबैटिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1.4 होती थी किसके लिए, एयर के लिए। और यहाँ पर पी आपका प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मिला है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल कर यहाँ से रख देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सी बाई वी की पावर गामा, यही है सी बाई वी की पावर गामा। तो इस चीज को हम लोग क्या है आगे हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, हमको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये वाला इक्वेशन से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये आपको मिला हुआ है वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ये आपका इंटीग्रेशन अब हमने लिखा तो हमने लिख दिया 1 से 2। p जो है p की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, c बाई वी की पावर गामा लिखा जा सकता है, c बाई वी की पावर गामा p के जगह इंटू आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा dv। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए c तो आपका कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट है तो आप c को तो बाहर ही ले लो, ये आपका इंटीग्रेशन अब बनेगा 1 से 2। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dv डिवाइड बाई v की पावर गामा लिख सकते हैं। ये जो आपका है ये हम लोग लिख सकते हैं dv डिवाइड बाई v की पावर गामा। अब देखिए ये आपका dx बाई x वाला फॉर्मेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो है dx बाई x वाला फॉर्मेट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पावर है। तो इसको अगर मैं और फाइनली सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आप देखिए तो ये आपका कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, v की पावर गामा इंटू डी लिख सकते हैं। अब ये देखिए v की पावर सॉरी माइनस गामा आएगा यहाँ पर, ये नीचे गामा है। तो ये बताइए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। अगर आपका इसका इंटीग्रेशन याद हो तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, यही होता है इसका। तो इसी तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आपका c वाला टर्म्स तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन अब हमारा होगा यहाँ पर। तो फाइनली देखिए क्या बनेगा, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, प्रोसेस 1 से 2 की तरफ। क्लियर हुआ ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू लिमिट को अंदर ले आइए, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो आपका c डिवाइड बाई माइनस गामा प्लस 1, ये मैंने माइनस गामा प्लस 1 को बाहर लिया है। अब ये बताइए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो c वाला टर्म्स है, ये c की वैल्यू क्या है, pv की पावर गामा। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो इसको मैं जो pv की पावर गामा लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकते हैं, p1 v1 की पावर गामा इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो c की वैल्यू है, तो इसको मैं p1 v1 की पावर गामा भी लिख सकता हूँ, p2 v2 की पावर गामा लिख सकता हूँ। तो जब मैं c को v2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आप v2 है तो ये वाला टर्म्स रख देते हैं, p2 v2 की पावर गामा। और जब c को मैं v1 के साथ लूंगा तो p1 v1 की पावर गामा रख देते हैं। तो फिलहाल मैं अभी c को अंदर लेके आता हूँ, तो जब आप इसको तो इस टर्म्स को अंदर लेके आएंगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा, इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इस पे क्या दिखेगा हमको, ये c के टर्म्स को हम लोग अंदर लेके जाते हैं तो ये आपका बना क्या, जो हमारा वर्क ट्रांसफर आया हुआ है ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बना c इंटू v2 की पावर, ये आपको क्या बनेगा माइनस गामा प्लस 1 माइनस ये आपका c इंटू v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बनेगा नीचे माइनस गामा प्लस 1। अब ये c की वैल्यू उठा के जैसा कि मैं आपको बता रहा था रख देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क ट्रांसफर है तो v2 वाले टर्म्स के साथ है तो p2 v2 वाला रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं क्या, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा p2 इंटू v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, सॉरी p2 v2 तो आपको c की वैल्यू हो गई इंटू v2 की पावर क्या मिलेगा माइनस गामा प्लस 1। अब देखिए माइनस, अब क्या होगा c की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा p1 v1 की पावर गामा इंटू ये आपको क्या मिलेगा v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, यही आपको मिलेगा डिवाइड बाई यहाँ पर आपको क्या मिला, ये आपको मिला माइनस गामा प्लस 1। अब देखिए x की पावर ये जो है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, x की पावर m प्लस n। तो x की पावर जब m प्लस n करेंगे तो यहाँ देखिए पावर 1 है और यहाँ माइनस गामा प्लस 1 है। मतलब कुल मिला के अगर आप, मैं कैलकुलेशन थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। ये आप क्या है p2 और ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा v2 और ये आपको देखिए यहाँ पावर 1 है तो x की पावर n, ये आपको फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ क्या, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है x की पावर m प्लस n, यही चीज़ आपका अप्लाई कर रहा हूँ। तो p2 तो आपका एज इट इज है v2 की पावर 1, ये आपका हो जाएगा माइनस गामा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
m+n जो आपका आया हुआ है, ये आपका जो कंडीशन आया हुआ है, तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, तो ये आपको मिला v2 की पावर 1 और v2 की पावर ये आपका हो गया माइनस गामा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको c की वैल्यू जो हमको रखे हैं p2 v2 की पावर गामा है, तो ये आपका गामा आएगा। तो यहाँ पर v2 की पावर गामा और ये माइनस गामा +1। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं माइनस, ये क्या हो जाएगा p1 v1 की पावर गामा, तो p1 को एज इट इज रखिए, ये आपको मिलेगा v1 की पावर गामा और ये क्या हो जाएगा माइनस गामा +1। ठीक है, डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा माइनस गामा +1। अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। कई स्टूडेंट को कैलकुलेशन में ज़्यादा डाउट होता है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस गामा वाला टर्म्स खत्म है, यहाँ भी खत्म है, तो फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिला p2 v2 माइनस ये आपको क्या मिला p1 v1 डिवाइड बाई ये आपको क्या मिला माइनस गामा +1। तो ये आपको जो मिला है, ये आपको क्या मिला है, वर्क डन मिला हुआ है। अब सुनिए, ये आपको माइनस गामा +1 है। गामा की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बेसिकली एयर के लिए बात करूँ तो एयर के लिए जो गामा की वैल्यू है वो 1.4 होती है और यहाँ पर 1 है, मतलब ये जो 1.4 माइनस में है, तो डेफिनेटली ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है, जब ये पता है पहले से हमें कि निगेटिव आएगा, तो क्यों ना एक काम किया जाए, निगेटिव बाहर लेके ऊपर दे देते हैं। फायदा क्या होगा, ये p1 v1 वाला भी जब इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखोगे वर्क डन निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं p1 v1, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस p2 v2 और डिवाइड बाई ये आपका क्या हो जाएगा गामा -1। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ है, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकल कर आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, कहाँ ये आपका कहाँ एप्लीकेबल है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये बताइए कि इस इक्वेशन को मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करना चाहूँ तो ये इक्वेशन को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। क्या है, p1 v1 माइनस p2 v2 बाई गामा -1। अब देखिए पहला चीज, ये दो कंडीशन तो डेफिनेटली आना है। तो एक हमारा जो अप्लाई हो गया किसके लिए, एक आपका हो गया या तो आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो और दूसरा या तो आपका प्रोसेस क्या हो, क्वासी स्टैटिक हो। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, ये आपका एप्लीकेबल है क्लोज सिस्टम के लिए। ये जो आपका एप्लीकेबल है, ये आपका एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और का कंडीशन हो सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो और कोई कंडीशन हो सकती है क्या। देखिए यहाँ पर आपने एक इक्वेशन को जो यूज़ किया है एडियाबैटिक के लिए, वो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, अगर आपको याद हो तो ये आपका इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता था। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता था अगर बात किया जाए तो ये हमारा सबसे पहला चीज़ ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। ये जो हमारा इक्वेशन है किसके किसके लिए एप्लीकेबल था, यहाँ पे लिखते हैं। पहला चीज़ ओपन के लिए भी और क्लोज के लिए भी। अब देखिए ये आपका ओपन और क्लोज दोनों के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन यहाँ पर आप जब इस फॉर्मूले को उठा के क्लोज सिस्टम के अंदर लगा दिए हैं तो ये आपका किसके लिए बाउंडेड हो गया है, क्लोज के लिए बाउंडेड हो गया है। दूसरा अगर आपको याद हो तो ये हमने कहाँ पर किसके लिए एप्लीकेबल था, ये आइडियल गैस के लिए। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब हमारा इक्वेशन डिराइव होता था तो वहाँ पर हमारा क्या क्या एजम्पशन रहता था। तो पहला एजम्पशन था कि ये जो आपका इक्वेशन है ओपन या क्लोज सिस्टम के लिए है, और दूसरा हमारा क्या है, ये जो आपका किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, ओपन और क्लोज के लिए अप्लाई हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी हमने क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये आपका क्लोज के लिए बाउंडेड हो गया। और दूसरा चीज ये आपका आइडियल गैस के लिए है, तो यहाँ पर आपका एक कंडीशन और निकल कर आ गया, क्या, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। ठीक है, मतलब ये जो आपका इक्वेशन निकल कर आया हुआ है, ये आपका किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ये आपका एप्लीकेबल होगा आइडियल गैस के लिए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा
ये जो आपका कंडीशन निकला हुआ है ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकल कर आया हुआ है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये P1 V1 जो हमने लिखा हुआ टर्म्स है और P2 V2 लिखा है, तो अगर आइडियल गैस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो PV है उसको हम लोग MRT लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको दूसरे इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहे MRT के फॉर्म में, तो डेल W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर P1 V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं MRT1 माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं MRT2 और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा गामा माइनस 1। तो एक तो आपसे ये फॉर्मेट एग्जाम में पूछा हुआ है, दूसरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो टर्म्स है हमारा, ये देखिए ये MRT1 माइनस MRT2, मैं T2 माइनस T1 करना चाह रहा हूँ ताकि उसको मैं DT कर सकूँ। तो डेल W इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ये डेल W इक्वल टू ये आपको मिलेगा MR, ठीक है, T2 माइनस T1, MR मैंने कॉमन ले लिया है और T2 माइनस T1 कर दिया है, तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा माइनस गामा प्लस 1। तो फाइनली T2 माइनस T1 को हम लोग DT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन निकल कर आया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं MR DT डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। ये भी आपसे क्या है एडियाबैटिक सिस्टम के लिए वर्क डन, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन पूछा हुआ है। अभी तक क्या है फ्रेंड्स, अगर हमने पढ़ा भी होगा देखा भी होगा तो नो डाउट हमको ये चीज़ तो रिमेंबर होगा, और नहीं भी है तो इसको हमको डेफिनेटली याद करना है, क्योंकि जितने आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो वैल्यू पुटअप करना रहता है उसमें कहीं ना कहीं आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आ जाता है तो देखिए बिल्कुल ये कितना देखिए बड़ा टाइप का फॉर्मूला और ये एकदम छोटा फॉर्मूला है, तो बिल्कुल देख के ऑड टाइप का फीलिंग होता है। और इसका जो फॉर्मूला आपको जो ऑप्शन सेट करेगा, dt तो ऊपर लिखा है, नीचे 1 माइनस गामा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं वो गामा माइनस 1 हमने लिखा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये आपका MRDT डिवाइड बाई क्या हो गया 1 माइनस गामा वाला पैटर्न है। तो ये आपका क्या है, देखिए फॉर्मूला का जड़ एक ही है, उसी को क्या है घुमा फिरा के पूछते रहता है। यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी पूछ लेगा, MR कॉमन ले लेंगे तो T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में आपका कैसा ट्विस्ट करता है। एक बार अगर आपको देखिए बेसिक फार्मूला क्लियर है तो आप क्या है उस फॉर्मूले को आगे बढ़ा के उसको आप कन्वर्ट करके कोई भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको ऑप्शन दिख रहा है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। आगे मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूंगा, ये R/1 माइनस गामा जो आपको दिख रहा है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसको भी हम लोग कुछ फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, CP और CV का फॉर्मेट, जो कि आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोग खैर यहाँ तक नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं इस टर्म्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपसे बात करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा था नेक्स्ट मतलब चौथा प्रोसेस था, जहां पर आपका क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, जिसमें आपको वर्क ट्रांसफर मिला है, और जो वर्क ट्रांसफर आपको मिला हुआ है वो आपको P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1 है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलने वाला है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को लेके, तो देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की क्या कहानी होने वाली है, सेम यही चीज़ होने वाला है। मैंने रफ तो कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपका फिफ्थ जो हमारा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें क्या चीज़ जीरो होता था, इसमें देखिए कुछ भी जीरो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, बेसिकली कंफ्यूज होते हैं लोग कि वर्क ट्रांसफर जीरो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका वर्क ट्रांसफर जीरो होता है। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहा है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इसका इक्वेशन क्या होता है, PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एडियाबैटिक के लिए हमने क्या लिखा था, वहां पर हमने लिखा था गामा। तो हमको क्या करना है, फिर से ये कथा कहानी पूरा करने की जरूरत है नहीं, हमको क्या करना है, जहां जहां वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस में जहां जहां हमने गामा लिखा हुआ था वहां वहां हम लोग क्या करते हैं, इस गामा की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे n। तो फाइनली जो आपको वर्क डन मिलेगा, ये देखिए आपको वर्क डन जो मिलेगा फाइनली, तो आपको ये सब बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी इच्छा है तो आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जहां जहां गामा है बस उसको आपको n से रिप्लेस करना है, और यहाँ पर हम लोग गामा की वैल्यू क्या लिख देंगे n, सब जगह जहाँ भी गामा है तो वहाँ हम लोग n लिख देंगे। और फाइनली अगर आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप देखिए तो देखिए ये आपको इक्वेशन मिला हुआ है, तो यहाँ भी आप वही सीन चला सकते हैं, क्या
ये हम लोग लिखेंगे P1 V1 की पावर n इक्वल टू P2 V2 की पावर क्या लिख सकते हैं n, डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक तो आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो क्वासिस्टैटिक के लिए आ रहा है, दूसरा हमारे पास क्लोज सिस्टम के लिए आ रहा है, तीसरा हमारे पास क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं आएगा, इसके जगह हमारा कौन सा प्रोसेस आएगा, ये आपका आएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा ये जो है इसके बाद आपका क्या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट आइडियल गैस, अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं तो देखिए जब मैंने इस इक्वेशन के बारे में बात किया था पॉलीट्रॉपिक में, जितने भी हमारे रियल प्रोसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो ये आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था, एक तो मैंने आपसे बात किया था कि ये आप ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला P इंटू डी से आया हुआ है वो P इंटू डी किसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, क्लोज के लिए, इसीलिए ओवरऑल फार्मूला किसके लिए अप्लाई हो गया आपका क्लोज सिस्टम के लिए। और दूसरा हम लोग बात करें तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पर एक बाउंडेशन और आ गया है क्या कि ये फार्मूला आपको आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है ये आपको आइडियल गैस का कंडीशन दिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलेगा तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई n-1, और अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता है तो P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा-1। अब n और गामा के बीच में मैंने आपको रिलेशन तो बताया था, बट एक बार और देख लीजिए, हमेशा जो आपकी क्या होती है n की वैल्यू होती है ये आपका 1 से गामा के बीच में होता है। ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है n की वैल्यू जो है वो 1 से गामा के बीच में होती है। और यहाँ गलती से भी इक्वल का साइन मत यूज करिएगा, मतलब आपको एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये वाला आपको ऑप्शन यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप n की वैल्यू गामा रख दोगे तो प्रोसेस आपका कौन सा बन जाएगा, n रखोगे तो वो आपका पॉलीट्रॉपिक होगा, और जब गामा रखेंगे तो प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगा। इसीलिए आपको ये इक्वेशन यूज नहीं करना है, आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, मतलब ये रेंज पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बात किया है कि जो आपकी n की वैल्यू है 1 से गामा के बीच में होती है। अगर आप n की वैल्यू को 1 रख दोगे तो प्रोसेस आपका आइसोथर्मल की तरफ मूव कर जाता है, बात करेंगे आगे। तो फ्रेंड्स जो हमने 5 तरीके के प्रोसेस अगर हमने देखे, तो अगर आपको याद हो तो मैंने जो पीवी डायग्राम की बात की है केवल शुरू के 2 प्रोसेस में बात किया है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, याद आया। और बाकी के जो नीचे के 3 प्रोसेस है वहां पर हमने पीवी डायग्राम नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाया है, क्या रीज़न है उसका नहीं बनाया है, उसके लिए देखिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट होता है ये ग्राफ हमारा बनता कैसे है, और इसमें हम लोग कैसे मैथमेटिक्स को अप्लाई करके, देखिए नॉर्मली अगर ग्राफ खींचना है तो पीवी डायग्राम लेके मैं कर्व खींच दूंगा, लेकिन वो चीज़ पढ़ने का क्या मतलब कि आपको सीधा ये पता रहेगा कि कर्व होता है। अब उसमें भी कर्व, कौन सा कर्व ज़्यादा, कर्व मतलब स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप किसका कम है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम लोग थोड़ा क्या है उसको मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे। मैथमेटिक्स से रिलेट करने से फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और दूसरी चीज़ें फ्रेंड्स क्या है, हम लोग जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं स्लोप वगैरह को लेके जो कन्फ्यूज़न आता है वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग जो अभी जैसे बात कर रहे हैं तो पीवी डायग्राम के अंदर हमको 3 जो अभी है कौन कौन सा रह गया है ड्रॉ करने के लिए, एक आपका आइसोथर्मल, एक आपका एडियाबैटिक और एक आपका पॉलीट्रॉपिक। इसको हम लोग बिल्कुल समझ के ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो कि हम लोग आईसी इंजन में पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स टोटल 9 साइकिल पढ़ने वाले हैं, और 9 साइकिल में 9 साइकिल का पीवी डायग्राम बनेगा और 9 का आगे टीएस डायग्राम भी बनेगा। तो आप कितने डायग्राम्स को रटेंगे, कितने प्रोसेस को रटेंगे, तो इसलिए रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं जितना चीज़ यहाँ पर बताते जा रहा हूँ आप बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करते चलिए, एक कॉपी पेन उठाइए और बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। आपको कहीं भी इधर उधर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस है वो सब पैरेलली मैं कुछ क्वेश्चंस तो डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा है उसी क्वेश्चंस पे मैं यहाँ बात करूँगा, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस आप कंटिन्यू खुद ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई डाउट आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।